सवाल समाचार टुडे ये पूछ रहा है कि आखिरकार मायावती को क्या दिक्कत है नोटबंदी से। कहीं वो आरोप समझ नहीं आता कि धर्म की बात हमेशा क्यों की जाती है। सवाल मेरा सीधा सा ये है कि विवादित मुद्दों को हवा क्यों दी जाती है। जनता के मुद्दे आखिर देश आपका जवाब जानना चाहता है। आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। सीधा सा नमस्कार, समाचार टुडे में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से, जो बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे सवाल करेंगे, नोटबंदी को लेकर भी, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी, विपक्ष के संसद न चलने देने को लेकर भी और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी। सबसे पहले स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत जी समाचार टुडे पर। धन्यवाद आपका। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, अभी का जो करंट मुद्दा है नोटबंदी का मुद्दा है। नोटबंदी को लेकर विपक्ष तमाम तरीके के सवाल उठा रहा है सरकार पर, संसद नहीं चलने दे रहा है, हंगामा हो रहा है, प्रधानमंत्री के बयानों की बात हो रही है। क्या नहीं लगता कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो जायज है? विपक्ष सवाल उठा रहा है केवल अपने को बचाने के लिए। जो जनता लाइन में लगी हुई है, अगर 100 लोग लाइन में लगे हुए हैं तो कम से कम 80 लोग इस तकलीफ के बावजूद भी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ किया वो ठीक किया है। भारत की जनता राष्ट्रभक्त जनता है, स्वार्थी जनता नहीं है। स्वार्थी नेता हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, जनता स्वार्थी नहीं हो सकती। जनता का मत यह है कि अगर भारत राष्ट्र बच रहा है, भारत आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा है, भारत आर्थिक सामर्थ्यवान होने की तरफ बढ़ रहा है, तो वो कहता है कि कोई तकलीफ हमें नहीं, हम इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन विपक्ष के वो लोग जिनके घर में काला धन है, सबसे पहले मायावती जी को तकलीफ हुई, उसके बाद मुलायम सिंह जी को तकलीफ हुई, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने तो एक पत्रकार के उत्तर में कहा कि चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने ये कह दिया कि चुनाव में बदिया बैठ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये काले धन के आधार पर ही चुनाव लड़ते थे। कुल मिलाकर मेरा इतना कहना, नरेंद्र मोदी जी ने जो एक कदम उठाया है, भारत को आर्थिक स्वावलंबी बनाने के लिए उठाया है, और उनका जो निर्णय है सबका साथ सबका विकास वाला, उसको गति देने की दृष्टि से उठाया है। और जो लोग इस पर विरोध कर रहे हैं उनको 2017 में जनता सबक सिखाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें विपक्ष की, आप कह रहे हैं कि विपक्ष बौखला गया है, विपक्ष के पास काला धन था, वो चुनावों में इस्तेमाल करता था, लेकिन विपक्ष के अपने आरोप हैं। विपक्ष का कहना है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसने अपने लोगों को बता दिया था, बीजेपी के नेताओं को बता दिया था कि हाँ भैया नोटबंदी होने वाली है, आप अपना काला धन ठिकाने लगा लीजिए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? विपक्ष के दलों का शुरू से ऐसा ही काम रहा है कि उन्होंने भारत को नहीं पाला है, भारत की चिंता नहीं की है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत लोगों की चिंता की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वहाँ कार्यकर्ता की चिंता कहाँ, व्यक्तिगत लोगों की चिंता है। कांग्रेस है, उसमें गांधी परिवार का अगर कोई व्यक्ति नहीं तो बढ़ाया नहीं जा सकता। वो मायावती जी के यहाँ अगर उनके थैली का चट्टा बट्टा नहीं तो बढ़ाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर एक साधारण व्यक्ति और साधारण कार्यकर्ता भी कोई काम कर सकता है और उसको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। नितिन गडकरी जी जैसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, राजनीति में इतना सक्रियता नहीं थी उनकी। मुझ जैसे व्यक्ति को जो साधारण कार्यकर्ता था उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना गया, भारतीय जनता पार्टी में संभव है। तो भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है जनता की, और विपक्ष चिंता कर रहा है अपनी। चाहे कांग्रेस के हों, मैं पूछना चाहता हूं, करोड़ों की गाड़ी लेकर राहुल गांधी क्या करने गए थे लाइन में लगने के लिए? ये जनता के जले पर नमक छिड़कने नहीं गए थे, जनता के हित में गए थे। ये जितने विपक्षी दल संसद को नहीं चलने दे रहे, उनमें अगर दम हो, उनके तर्कों में दम हो, तो लोकसभा में, राज्यसभा में बहस करके देख लें, बहस करके अपना संदेश जनता के बीच में दे दें जो उनके मन में भ्रम है,
और सरकार उसका जवाब देगी। दोनों पक्ष जनता के बीच में जाएंगे, जनता निर्णय कर लेगी, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। अरे संसद रोक लोगे, जनता की लाइन को चुनाव के मतदान केंद्र पर रोक नहीं सकते। और जब बटन दबेगा कमल के फूल का, सरकार आने से नहीं रोक सकते उत्तर प्रदेश में। और गुजरात के नगर निगमों के चुनाव में और महाराष्ट्र के नगर निगमों के चुनाव में तो पता चल गया, नोटबंदी के दौर में हुए हैं, पहले से अधिक बहुमत से हम लोग जीत कर आए हैं। विदर्भ का वो हिस्सा महाराष्ट्र का जहां हमेशा कांग्रेस का वर्चस्व रहा, वहां कांग्रेस का सफाया हो गया इसी नोटबंदी के दौर में। अगर अपने इस हाल को देखकर भी सबक नहीं ले रहे तो भगवान करे उनकी बुद्धि पर पत्थर रहे, वो और संसद को रोके, जनता उनको विधानसभा में जाने से रोकेगी। बिल्कुल। हम कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम कैशलेस होना चाहते हैं, देश को मोदी जी कैशलेस बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम आज आंकड़ों की बात करें तो कैशलेस बैंकिंग सिस्टम से हमारे देश की बहुत सारी जनता नहीं जुड़ पाई है। अगर हम मोबाइल ऑपरेटर्स की बात करें तो 100% में से 70% के आसपास जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में कैसे आप कैशलेस बना पाएंगे इंडिया को? मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का कोई परिवार ऐसा नहीं जिसमें मोबाइल ना हो, और 80% से ऊपर के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। परिवार में अगर 4 लोगों के पास मोबाइल है तो चाहे बेटे के पास, चाहे बेटी के पास, चाहे पत्नी के पास, चाहे पति के पास, चाहे पिता के पास, चाहे दादा के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल जरूर है और उस पर नेट उपलब्ध है। और प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे हैं कि आज ही से शुरू कर दो, उनका कहना है कि धीरे धीरे हम कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ें। मेरे जैसा आदमी जो केवल मोबाइल को खोलना और बंद करना और SMS पढ़ना और करना जानता था, 3 दिन के भीतर स्टेट बैंक से बड़ी लेकर सारे पेमेंट अब मैं उस मोबाइल के माध्यम से कर रहा हूँ या अपने स्वाइप कार्ड को स्वाइप करके कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करने की बात प्रधानमंत्री का टारगेट है कि कैशलेस इकोनॉमी हो, प्लास्टिक इकोनॉमी हो, जेब में नोट की जरूरत ना पड़े, और जिसको जो पेमेंट देना नंबर 1 में दो, तो भारत का राजस्व बढ़ेगा तो जनता का विकास बढ़ेगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो ये अगर चिंता कर रहे हैं प्रधानमंत्री तो धीरे धीरे जनता तो स्वीकार कर लेगी, नेता स्वीकार करें या ना करें। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक रैली में जिक्र किया था कि हाँ, जनधन में जो पेमेंट आ रहा है उसे आप बचा कर रखें, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है तो शायद मोदी जी जानते होंगे, शायद आप लोगों को मेरी जानकारी नहीं होगी। लेकिन 15 लाख का जिक्र हर बार विपक्ष करता आया है कि 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। तो क्या 15 लाख रुपए आने वाले हैं गरीबों के खाते में? विपक्ष के पास तो कोई और मुद्दा बचा नहीं है। जनता के हित के किसी मुद्दे पर चर्चा करें, संघर्ष करें, सड़क पर आए तो नहीं लगता उनके आएंगे। लेकिन जहां तक जनधन खाते का सवाल है, जनधन खाता गरीबों का खाता खोला गया था, इसलिए नहीं खोला गया था कि काला धन वाले उसमें अपना धन डाल दें। तो प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा, एक करारी चोट दी है उन लोगों के पास जिनके पास ब्लैक मनी था, जिनके पास अनअकाउंटेड मनी था, कि अगर किसी के खाते में उन्होंने डाल दिए हैं पैसे तो प्रधानमंत्री ने कहा कि रखिए, एक पैसा मत निकालिए, क्योंकि जो इसने डलवाए हैं वो वापस मांग रहा है। उन्होंने कहा नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा और 10,000 से ऊपर एक महीने में ट्रांजैक्शन नहीं होगा। 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए पड़े हैं तो कितने निकाल लेगा? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी खोपड़ी में कुछ चल रहा है और मैं जनधन खाते के होल्डरों को इसका लाभ दूंगा और जिन्होंने इसमें पैसा अवैध धन डाला उनको चोट पहुंचाऊंगा। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है कि जिस दौर में प्रधानमंत्री लेकर जाना चाहते हैं देश की जनता को, उस दौर में देश पहुंचेगा और देश की तरक्की होगी। भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ लड़ाई बताई जा रही है इसे। मैं आता हूं उस मुद्दे पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर आता हूं। भारत की तरफ से POK में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर DGMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक को सेना के नाम को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई। कांग्रेस के कार्यकाल में शहीद हेमराज का सिर भी कटा है। कांग्रेस की सरकार थी, 2-2 सैनिकों के सिर काटकर पाकिस्तान अपने साथ ले गया। शर्म नहीं आई कांग्रेस के नेताओं को? शर्म नहीं आई राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को? और आज हमसे बात कर रहे हैं। कोई भी सरकार यदि अपने कार्यकाल में जनता के हित में कोई अच्छा काम करती है या जो वादा जनता से करके उसको पूरा करती है तो स्वाभाविक है कि उसको जनता के बीच में ले जाएगी कि हमने आपसे वादा किया था, हमने पूरा किया है। तो उसी तरीके से यदि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हम उनके सैनिकों को लेकर आए, उनको मार कर आए, उनके घर में मांद में घुस के हमने दे के आए, तो प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले कहा था कि हम किसी स्थिति में पाकिस्तान या किसी के सामने भी भारत का मस्तक नहीं झुकने देंगे। भारत का मस्तक झुकाने की कोशिश जो करेगा उसको मुंहतोड़ उत्तर देंगे। वो काम उन्होंने किया है। और जहां तक इसका सवाल है, अच्छे काम को अगर जनता तक पहुंचाना कि कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं करेगा तो फिर कांग्रेस की तरह काला धन और घोटाले और स्कैम्स करेगा।
बिल्कुल तमाम सवाल हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक अलग ओहदा दिया है। कह सकते हैं कि जो पहले नहीं होता था हिंदुस्तान के पास, आज वो सब चीज़ें हिंदुस्तान के पास मौजूद हैं। एक बड़ा नाम मौजूद है। मैं टाइम की बात करूंगा। टाइम मैगजीन है, पिछली बार भी सर्वे किया गया था टाइम की तरफ से, मोदी सबसे आगे चल रहे थे, लग रहा था कि मोदी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनेंगे। इस बार भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, सबको पीछे उन्होंने पछाड़ा, इस बार भी नंबर 1 पर चल रहे थे। लेकिन इस बार भी टाइम ने मोदी को डिक्लेयर नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो उस संस्था का काम है जो सर्वे कर रही थी। हम तो हिंदुस्तान के आदमी हैं और चरैवेती का हमारा सिद्धांत है कि चलते रहो, आज नहीं तो कल उद्देश्य हमको हासिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी टाइम में पर्सन ऑफ द ईयर बनने के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने काम किया देश की गरीब जनता के लिए। वो 24 घंटे का उनका चिंतन है कि वो देश के आम आदमी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए पर्सन ऑफ द ईयर बने न बने, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आने वाला व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। और मैं अगर एक बात कहूं तो तपस्वी है नरेंद्र मोदी, देवतुल्य नेतृत्व है नरेंद्र मोदी के अंतर्गत, और देश की जनता उसमें इतना अगाध विश्वास करती है कि विपक्षी दलों के हिलाने से कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल तमाम सवाल हैं और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी हमने सवाल किए, नोटबंदी को लेकर भी हमने सवाल किए। और अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की स्थिति बीजेपी की उत्तर प्रदेश पर रहने वाली है, क्या कुछ रणनीतियां हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। आप देखते रहिए समाचार टुडे।